हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय कला के भाग 4 में बात कर रहे हैं मुगल स्थापत्य कला की और राजपूत चित्रकला की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल स्थापत्य कला की। तो मुगल काल में सभी ललित कलाओं की अभूतपूर्व उन्नति हुई। मुगल सम्राट स्थापत्य कला के प्रेमी थे। मुगल काल में ईरानी और हिंदू स्थापत्य शैली के समन्वय द्वारा मुगल शैली का उद्भव और विकास हुआ। फर्ग्यूसन के अनुसार मुगल शासकों की निर्माण शैली विदेशी है, जबकि हावेल के मतानुसार मुगल कला देशी और विदेशी शैलियों का उत्तम सम्मिश्रण है। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में विदेशी तथा भारतीय तत्व ऐसे घुल मिल गए कि अब भारतीय अथवा ईरानी कला के पृथक अस्तित्व का पता लगाना कठिन हो गया। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को दिल्ली और आगरा की तुर्क और अफगान सुल्तानों द्वारा निर्मित इमारतें पसंद नहीं आई। वह ग्वालियर के मानसिंह और विक्रमजीत के महलों की स्थापत्य शैली से अत्यधिक प्रभावित हुआ। बाबर और हुमायूं ने अप्रत्यक्ष रूप से इमारत बनवाने की उस परंपरा की स्थापना कर दी, जिसके कारण दिल्ली के सुल्तानों की इमारतों की अपेक्षा भविष्य में अच्छी इमारतें बनने लगी। अब हम बात करें अकबरकालीन स्थापत्य कला की। तो अकबर के शासनकाल की सबसे पहली इमारत दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है, जिसे अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम ने बनवाया था। और इसके पश्चात इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर का है और शेष इमारत में सफ़ेद और काले संगमरमर के साथ लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। अकबर को स्थापत्य कला के प्रति गहरी रुचि थी और उसके काल में जो सुंदर इमारतें बनी हुई अबुल फजल के इस कथन को युक्ति संगत ठहराती है कि सम्राट सुंदर इमारतों की योजना बनाता, अपने मस्तिष्क और हृदय के विचार को पत्थर और गारे का रूप दे देता और अकबर ने तत्कालीन शैलियों को बारीकी से समझा और अपने शिल्पकारों को इमारतें बनाने के लिए नए नए विचार दिए और इस तरह से कई इमारतें उसने बनवाई। बात करें जहांगीरकालीन इमारतों की, तो जहांगीर की रुचि शिल्पकला की अपेक्षा छोटी चित्रकारी और बागवानी में अधिक थी। इस काल में बहुत कम इमारतें बनी। जो इमारतें बनी उनमें शिल्पकला का उत्कृष्ट रूप नहीं था। जहांगीर के काल में नूरजहां द्वारा बनवाया गया एतमातुद्दौला का मकबरा उस काल की इमारतों में सबसे अच्छा है। यह सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। फिर स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, जिसे शाहजहां का शासनकाल कहा जाता है, इसकी बात करें। ये चरमोत्कर्ष काल था, इसलिए शाहजहां को निर्माताओं का प्रिंस कहा जाता है। शाहजहां ने अकबरकालीन हिंदू शैली को त्याग कर पुनः फारसी शैली को अपनाने का प्रयास किया। शाहजहां संगमरमर की इमारतें बनवाना अधिक पसंद करता था, क्योंकि सांबर के पास मकराना की खानों में संगमरमर असीम मात्रा में मिल रहा था। और शाहजहां के काल की इमारतों में सबसे खूबसूरत इमारत जामा मस्जिद और ताजमहल है, जो कि विश्व विख्यात है। अब हम बात करें राजपूत चित्रकला की, तो राजस्थानी चित्रकला का अपना विशिष्ट अस्तित्व रहा है और भारतीय चित्रकला के इतिहास में इसका अपना विशिष्ट स्थान है। राजस्थानी चित्रकला अनेक राजपूत शैलियों का सम्मिलित रूप है। इन शैलियों में मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, जयपुर, अलवर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, नाथद्वारा आदि शैलियाँ मुख्य है। आहड़, बैराट, रंग महल आदि स्थानों पर की गई खुदाई से प्राप्त सामग्री से यह प्रमाणित हो चुका है कि राजस्थान में चित्रकला की वैभवशाली परंपरा विद्यमान थी। वस्तुतः राजस्थान और गुजरात की शैलियों में विशेष अंतर नहीं रह गया था, क्योंकि गुजरात के अनेक चित्रकार और कलाकार राजपूत राज्यों में आकर बस गए थे, जो सोमपुरा कहलाते थे। सुप्रसिद्ध सूत्रधार मंडन गुजराती था, जो मेवाड़ में बस गया था। मुगल चित्रकला का प्रभाव राजस्थानी चित्रकला पर हमें देखने को मिलता है। मेवाड़ी चित्रकला शैली ने राजस्थान के लगभग सभी चित्रकला केंद्रों को कम या अधिक मात्रा में प्रभावित किया, लेकिन इस प्रभाव के अंतर्गत प्रत्येक राज्य ने अपनी स्वयं की शैली को भी विकसित किया। राजपूत चित्रकला की विभिन्न शैलियों में मेवाड़ की शैली विशेष प्रसिद्ध थी। मेवाड़ की शैली के साथ ही किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, मारवाड़ शैली, ये चित्रकला के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण, जयपुर शैली, ये हमें मिलती है। और राजस्थान की चित्रकला का विस्तृत रूप हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बूंदी की चित्रकला शैली भी बहुत अधिक फेमस है। प्रारंभ में बूंदी पर मेवाड़ का राजनीतिक प्रभाव होने के कारण यहाँ की चित्रकला मेवाड़ी शैली से प्रभावित थी। इसके अतिरिक्त कोटा की चित्रकला शैली और
इसके अलावा अन्य शैलियाँ भी राजस्थान में अलवर शैली, उनियारा शैली, नाथद्वारा शैली का भी अपना महत्व है। इस तरह हम लोग भारतीय कला की विवेचना हमने इस टॉपिक में अंतिम रूप से की। धन्यवाद।